नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में तेजी का सिक्सर, निफ्टी पहुंचा 17,700 के पास। टीसीएस, टाटा मोटर्स, एलएनटी से मिल रहा है सपोर्ट। बैंक शेयर में हल्की कमजोरी, लेकिन दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप्स में रौनक ज्यादा। बिक्री के बेहतरीन आंकड़ों से टॉप गेनर बना टाटा मोटर्स। शेयर में 7% का उछाल। चौथी तिमाही में टाटा मोटर्स की ग्लोबल होलसेल बिक्री 8% और पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री 10% बढ़ी। शोभा और गोदरेज प्रॉपर्टीज के अच्छे चौथी तिमाही अपडेट से रियल्टी स्टॉक्स में रौनक। गोदरेज प्रॉपर्टीज में 8% तो शोभा में 5% का उछाल। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 3.5% ऊपर। और इस साल अनुमान से कम बरसेंगे बादल। प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट का अनुमान, कहा सामान्य से 90 से 95% हो सकती है बारिश। और लीनो का दिखेगा असर, सूखा पड़ने की 20% आशंका। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड देखेंगे तो आज शुरुआत बेहतर हुई और उस शुरुआत को मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। दिग्गजों में अच्छी बाइंग आपको दिखाई देगी। निफ्टी स्टॉक्स में अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। निफ्टी अब दिन के ऊपरी स्तर पर कर रहा है ट्रेड, 17,700 तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हुए। सेंसेक्स भी डेज हाई पर है। बैंक्स में हालांकि उतना एक्शन नहीं दिखाई देगा आपको। बैंक निफ्टी रिकवर तो हुआ है डे लो से, लेकिन अभी भी लाल निशान में कर रहा है ट्रेड। मिड कैप्स में कंपैरेटिवली आउट परफॉर्मेंस आज के सत्र में देखने को मिल रही है। फटाफट से संकेत देख लेते हैं, उसके बाद बाजार की बड़ी बातें भी आपको बताएंगे। ऑल्दो काफी सारे मार्केट्स हैं विदेशी बाजारों के जो कि एस्टर की वजह से, एस्टर हॉलिडे की वजह से बंद है, लेकिन जो बाजार खुले हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। एक बार अमेरिका की फ्यूचर्स को भी देख लेते हैं। एशियन मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग वीकेंड के बाद ओपनिंग हुई, जिसमें आपको निके 0.5% ऊपर दिखाई देगा। कॉस्पी में 1% की मजबूती और हैंग भी 1.4% ऊपर ट्रेड कर रहा है। बाकी तमाम बाजार लाल निशान में है। अमेरिका के फ्यूचर्स देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट है, 7 अंक ऊपर है और नेस्डेक का फ्यूचर 50 अंक नीचे यानी 1.4% नीचे है। तो कोई यहाँ पर अच्छे संकेत नहीं है, कोई क्लियर क्यूज नहीं है इंटरनेशनल मार्केट से। अब तक हुआ क्या है बाजार में, फटाफट से बाजार की बड़ी बात आपके लिए लेकर आते हैं। तो लगातार दूसरा हफ्ता है जब बाजार में हमने तेजी देखी है। अप्रैल से इसकी शुरुआत ही अच्छे नोट पर हुई है और आज निफ्टी 17,700 के नजदीक जाने की पूरी कोशिश करते हुए दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में हल्की कमजोरी है, लेकिन मिड कैप्स का प्रदर्शन बेहतर आज के कारोबार में। मिड कैप स्मॉल कैप्स में कौन सी पॉकेट चल रही है? फर्टिलाइजर, गैस, रियल्टी स्टॉक्स ये चल रहे हैं। फार्मा केमिकल स्टॉक्स में बाइंग है। दबाव थोड़ा दिख रहा है आपको। एनबीएफसीज, शुगर स्टॉक्स, एफएमसीजी स्टॉक्स, यहाँ पर थोड़ा दबाव आज के सत्र में बना हुआ है। हमारे साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हैं। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो एक निफ्टी पर रहा है रिमेनिंग सेशन के लिए, क्या व्यू? निफ्टी में तो एक अपनी बहुत बढ़िया है और अच्छा लग रहा है कि ऐसा आपको मिलता है। कोई जब ट्रेड कर रहा है 17,680 के आसपास, पॉसिबल है कि 17,800 भी जा सकता है। आज का जो लो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जब तक वो बरकरार है निफ्टी ठीक है। बैंक निफ्टी का क्या लगता है? बिल्कुल 41,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अप टू 41,500 पॉसिबल है। आज का लो जब तक वो संभालता है तब तक ठीक है, 1-2 दिन लग सकते हैं, लेकिन लगता है कि आज की तेजी अच्छी लग रही है मुझे निफ्टी में। बैंक निफ्टी अगर साथ दे तो और अच्छा आपको मिलेगा। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी आपकी गावा साहब? आदित्य बिरला फैशन अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बेस बना हुआ है और बेस के बाद जो मूव मिला है 222 पे ट्रेड करे आदित्य बिरला फैशन, पॉसिबल है कि अप मूव मिले 230 भी जा सकता है। स्टॉप होगा 217 का, बस 17-18 का स्टॉप लगाकर चले आदित्य बिरला फैशन तो 230 पॉसिबल। दूसरा स्टॉक जो पसंद है इस वक्त वो मैं कहूंगा कि 230 के टारगेट्स। जी बिल्कुल। और सिप्ला पर एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ है, 901 पर ट्रेड कर रहा है, पॉसिबल है कि 915 पे 890 का शिप्ला। ओके, तो 890 का स्टॉप लॉस, 915 के टारगेट सिप्ला में खरीद के चले। आदित्य बिरला फैशन में 230 के टारगेट, 215-16 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दोनों स्टॉक्स दिन के ऊपरी सिरों के आसपास ही फिलहाल कारोबार करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 2 ट्रेड्स आप ले सकते हैं खरीदारी की पोजीशंस के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं मिड कैप स्टॉक्स की। इंडेक्स आपने देखा ऑलमोस्ट 105% से ज़्यादा ऊपर कारोबार कर रहा है। पॉकेट्स काफ़ी सारे दिखाई देंगे जहां पर एक्शन है खरीदारी का। और सबसे पहले बात करेंगे रियल्टी स्टॉक्स की, जहां पर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर एक खबर का इम्पैक्ट स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए आज के देते हुए। और अगर अभी आप देखेंगे तो गोदरेज प्रॉपर्टी 7% ऊपर है, इनफैक्ट अब 8% ऊपर आ चुका है। इसके अलावा प्रेस्टीज, डीएलएफ, कोल्टे पाटिल में भी आपको 5 से 7% के अपमूव्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो फार्मा की आप बात करेंगे तो फार्मा में हेल्थ केयर स्टॉक स्पेशली, हॉस्पिटल स्टॉक स्पेशली, वहाँ पर ज़्यादा तेज़ी है। जो स्टॉक्स हमारी लिस्ट में है उसमें आरती ड्रग्स, थायरोकेयर, जुबिलेंट फार्मोवा, मैक्स हेल्थ 3 से 7% का उछाल फिलहाल देखने
देखने को मिल रहा है। आईटी में रामको सिस्टम्स, डाटामेटिक्स, टाटा एलेक्सी, साइबर टेक तेजी के साथ ट्रेड करते हुए 5-5.5% तक के मूव्स इन स्टॉक्स में आज के सेशन में। केमिकल स्टॉक्स में खरीदारी, आरती सर्फेक्टेंट्स, कैमलन फाइन साइंसेज, रोजारी बायो, बोडल केमिकल भी तेजी के साथ ट्रेड करते हुए आज के सेशन में। आरती सर्फेक्टेंट्स में 20% का सर्किट देखने को मिल रहा है। अभी गाबा साहब ने बात की थी आदित्य बिरला फैशन के, लेकिन अपैरल एंड गारमेंट स्पेस के और भी स्टॉक्स चल रहे हैं। रेमंड, डॉलर इंडस्ट्रीज, रूपा एंड कंपनी, बॉम्बे डाइन में भी 6% तक का मूव आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। तो ये रही बात उन स्टॉक्स के मिड कैप कैटेगरी में जो तेजी में कर रहे हैं कारोबार। लेकिन गावा साहब से कुछ स्टॉक्स, गावा साहब ये रियल्टी पॉकेट को देखिए, ये तमाम स्टॉक्स तो काफी चल गए आज के सेशन में, फिर चाहे वो गोदरेज प्रॉपर्टीज हो या प्रेस्टीज, डीएलएफ जैसे स्टॉक्स क्यों ना हो। ओपरा रियल्टी कंपैरेटिवली उतना नहीं चला है, कोई ट्रेडिंग का मौका दिख रहा है क्या? ओपरा रियल्टी कंपैरेटिवली रिलेटिवली कम चला हुआ है, लेकिन ट्रेड कर रहा है 911 के आसपास। 900 का स्टॉप लगा चले, शायद 930 935 पॉसिबल आते दिनों में। बिल्कुल बाई मोड पर तो है, इतना कह सकते हैं। स्लो ओवर चलता है, कभी कुछ स्लो चलता है, तो ये स्लो चल रहा है। यस, ओवरऑल रियलिटी। ओके, तो ओबरा रियल्टी अभी चला नहीं है, खरीदने की सलाह है, ले सकते हैं इस स्टॉक को 910 के आसपास फिलहाल कारोबार करते हुए आज के सेशन में। अच्छा गाबा साहब, थायरोकेयर पर आपका व्यू क्या है? हेल्थ केयर और फार्मा स्पेस में खरीदारी है, हॉस्पिटल स्टॉक्स भी चल रहे हैं काफी, लेकिन थायरोकेयर पर स्पेशली क्या सजेशन? थायरोकेयर काफी स्ट्रेच हो चुका था ऑन द डाउनसाइड, इसलिए बाउंस मिल रहा है वो अनस्ट्रेचिंग की है। बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर वीक, लेकिन अप मूव ऑन है। 466 पे ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होना चाहिए 460 का। अपसाइड हो सकता है 480 पॉसिबल है, 475 480 पॉसिबल है थायरोकेयर में। यस, क्योंकि स्ट्रेच हुआ है, अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है, और शायद अनस्ट्रेचिंग ही नजर आ रही है थायरोकेयर। ओके, तो थायरोकेयर में खरीदारी की सलाह 475 480 तक जाने की कोशिश कर सकता है ये स्टॉक। दिन के ऊपरी स्तर पर आकर कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। 466 के मौजूदा लेवल्स है, लेकिन मार्केट में भी स्ट्रेंथ सस्टेन होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब बाजार की जो असली अग्नि परीक्षा है वो अब शुरू होगी, क्योंकि इस हफ्ते से नतीजों का मौसम शुरू हो रहा है और इस अग्नि परीक्षा में सबसे पहला नंबर आएगा टीसीएस और इन्फोसिस का। चौथी तिमाही कैसी रहेगी आईटी कंपनियों की, बताने के लिए हमारे साथ आशीष शर्मा मौजूद हैं। आशीष, बताइए क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस बार आईटी स्पेस के अर्निंग से? बिल्कुल सही कहा आपने, रिजल्ट सीजन का आगाज होने जा रहा है। इसी हफ्ते टीसीएस और उसके बाद इन्फोसिस, दोनों दिग्गज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगे। और जैसा वो लिखा हुआ था कि मुश्किल घड़ी है, वाकई मुश्किल घड़ी है, क्योंकि आपको याद होगा इस बीच हुआ क्या था, यूएस में वो रीजनल बैंक्स को लेके दिक्कतें सामने आई थी, यूरोप में क्रेडिट स्विस के इश्यूज सामने आए थे। तो हम सब जानते हैं बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ वर्टिकल दिक्कत में। तो ऐसे में क्लाइंट्स क्या ज्यादा समय ले रहे हैं डिसाइड करने में बजट्स, क्या ऑलरेडी डिसाइडेड बजट्स को रीविजिट करा जा रहा है, क्या ज्यादा कॉशियस हो गए ग्रोथ को लेकर, ये सब इंपॉर्टेंट होगा इस क्वार्टर में जानना। खैर, जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, एक म्यूटेड क्वार्टर एक्सपेक्टेड है। जब म्यूटेड मैं बोल रहा हूं तो उसका मतलब है कि सॉफ्ट सा, ठंडा, फीका सा क्वार्टर इस बार एक्सपेक्ट करिए, क्योंकि सीजनली वीक क्वार्टर होता है। मार्च में दरअसल पूरे साल के बजट्स ज्यादातर आईटी कंपनीज के क्लाइंट्स डिसाइड कर रहे होते हैं, तो अनसर्टेनिटी के बीच में आमतौर पे यहां पे खर्चे कम किए जाते हैं। प्लस इस समय दिक्कत यह है कि कई सारी मैक्रो हेडविंड सामने खड़ी हुई है, इसीलिए मैंने कोशिश करी कि पांचों दिग्गज आईटी कंपनीज के थ्रू आपको समझाऊं मूड। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओवरऑल तिमाही दर तिमाही कांस्टेंट करेंसी में -2% से +1% के बीच की ग्रोथ आने वाली है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी चार्ट्स, क्या एक्सपेक्टेड है। उसमें टीसीएस क्यू ऑन क्यू एक बढ़िया प्रदर्शन शायद डिलीवर करता हुआ नजर आए, बाकी लार्जली फ्लैटिश रहेंगे। एचसीएल टेक के डिमांड एनवायरनमेंट में थोड़ा सा पस्त माहौल नजर आएगा, आपको दबाव देखने को मिलेगा। ये तो टॉप लाइन की बात है, मिला जुला रुझान। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आईटी के लिए होती है मार्जिन्स का परफॉर्मेंस, और इस बार मार्जिन्स में अलग अलग चीजें फैक्टर एट प्ले है। सबसे पहले एम्प्लॉइज का एट्रिशन रिड्यूस हो रहा है, वो टैलेंट के पीछे जो सब भाग रहे थे वो रिड्यूस हो रहा है, उससे मार्जिन्स को फायदा मिलेगा। पर इस बीच ट्रैवल पिकअप हुआ है, वीजा पे खर्च बढ़ा है, और साथ साथ जब मैं कह रहा हूं डिमांड ठंडी रहने वाली है तो उसका अलग इंपैक्ट पड़ना है। तो मार्जिन्स मिला जुला प्रोफाइल आपको कंपनीज में नजर आएगा। टीसीएस यहां पे भी बेहतर स्कोर करता हुआ नजर आएगा, मार्जिन्स क्यू ऑन क्यू टीसीएस इंप्रूव करता हुआ नजर आएगा। कोई इन्फोसिस,
कोई विप्रो, कोई टेक महिंद्रा मार्जिन्स फ्लैटिश रिपोर्ट करेगा और एचसीएल टेक के केस में मार्जिन्स में एक डिक्लाइन आएगा। हालांकि इसके भी सर्विसेज कारोबार में मार्जिन्स क्यू ऑन क्यू इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। और जहां तक आउटलुक की बात है, क्योंकि सब जानते हैं बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर इश्यूज हैं, शायद ज्यादातर ब्रोकरेजेस FY24 के अपने रेवेन्यू फोरकास्ट कट करते हुए नजर आए, वो बेक इन करती हुई नजर आएंगी जो डिटोरिएशन हो रहा है इस समय डिमांड एनवायरमेंट में। इंडिविजुअल आईटी कंपनीज में इन्फोसिस, एचसीएल टेक पूरे साल की गाइडेंस देती हैं और विप्रो अगली क्वार्टर का गाइड करता है। वो गाइडेंस एक्सपेक्टेशन स्क्रीन पर आएगी। मोटा मोटी एक बार फिर से एक पस्त ठंडा क्वार्टर आईटी कंपनीज की तरफ से होगा और ज्यादा इंपॉर्टेंट अब वो डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर कमेंट्री। क्या क्लाइंट्स हाथ पीछे खींच रहे हैं? क्या क्लाइंट डिसीजन लेने में ज्यादा समय लगा रहे हैं? क्या क्लाइंट्स खुद अपने डिमांड को लेकर अनसर्टेन हो रहे हैं? वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस बार भापना, इस बार जानना क्वार्टरली नंबर्स में। ठीक है, शुक्रिया आपका आशीष, ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। तो आईटी पर तो फोकस रहेगा ही, और जैसे बताया आशीष ने, अब इस हफ्ते से नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे। वेडनेसडे को टीसीएस के नंबर्स आएंगे, थर्सडे को इन्फोसिस अपने नंबर्स रिपोर्ट करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस तरीके की रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस आती है, आगे के लिए मार्जिन्स को लेकर आउटलुक क्या आता है। ऑल्दो जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे आशीष ने बताया भी, सीक्वेंशियल बेसिस पे रेवेन्यू ग्रोथ के फ्रंट पे वो -2.1% से लेकर 1.1% के रेंज में रहने की एक्सपेक्टेशंस है। अलग अलग हाउसेस का अलग अलग व्यू है, अलग अलग स्टॉक्स को लेकर। लेकिन दिग्गजों की बात हो रही है तो एक बार राय भी ले लेते हैं गाबा साहब की, टीसीएस और इन्फोसिस दोनों पर ही। गाबा साहब एक बार देखिए इन दोनों स्टॉक्स को और बताइए क्या व्यू है, क्योंकि यूजुअली अर्निंग स्पेसिफिक ट्रेडिंग भी काफी होती है इन स्टॉक्स में। नंबर्स से पहले किस तरीके की रणनीति बनाए ट्रेडर्स, या फिर लेवल्स आपके हिसाब से दोनों स्टॉक्स में कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, कोई खरीदारी या फिर बिकवाली की पोजीशन इनिशिएट करता है तो? देखिए, टीसीएस में काफी स्ट्रेचिंग हो चुकी थी। अंदर डाउनसाइड 3100 के आसपास से एक लो देखा था हमने, उसके बाद एक अपो मिला और करीब 8 या 9 दिन का एक अच्छा बेस बना, उसके बाद अपो मिला। ट्रेड करे 3261, मुझे लगता है टीसीएस 3300 से 3350 तक जाना चाहिए। मैटर ऑफ टाइम, नंबर्स कम है मुझे पता नहीं, लेकिन अप मोड में है, बाय मोड पर है। रही बात एग्जैक्टली सेम केस इन्फोसिस में भी। इन्फोसिस में भी एक बाउंस जो हम कर रहे हैं ये एक अनस्ट्रेचिंग है, और अनस्ट्रेचिंग अब ट्रेड कर रहे हैं 1429, यहाँ पर भी 1450 से 1475 तक जाने की संभावना है। तो अप मूव मिलना चाहिए मेरे ख्याल से इन्फोसिस पर भी। ओके, चलिए, तो ये राय रही इन्फोसिस पर। यहाँ पर एक बाय ट्रेड लिया जा सकता है 1430 के आसपास फिलहाल कारोबार करते हुए। लेकिन आगे बढ़ेंगे, एक इंपॉर्टेंट खबर आपको बताते हैं। दरअसल भारत ने साफ कर दिया है कि ब्रिटेन के साथ एफटीए पर कोई बातचीत नहीं रुकी है। इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद है। लक्ष्मण, बताइए एग्जैक्टली खबर क्या है, क्योंकि पहले इस तरीके की खबर आई थी कि यूके और इंडिया के बीच में जो एफटीए है उसको लेकर बातचीत रुक सकती है, लेकिन अब कुछ क्लैरिफिकेशंस भी आए। एग्जैक्टली क्या पूरी डेवलपमेंट हुई है इस मुद्दे को लेकर? देखिए, दरअसल इंडिया यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बातचीत काफी अंतिम दौर में पहुंच चुकी है और 8वें दौर की बैठक यहाँ पर चल रही थी और लगभग साइन होने का कगार पे था। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि खालिस्तान समर्थकों की तरफ से जो भारतीय दूतावास यूके में है वहां पे हमला किया गया, अलगाववादियों की तरफ से हमला किया गया। उसके बाद से नाराजगी जताई गई भारत की तरफ से, और इसी नाराजगी के बीच में एक खबर छपी जो विदेशी अखबारों में, वो ये कि इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसको भारत सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। इससे लग रहा था कि अब इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो सालों से चलकर अब अंतिम चरण में पहुंचा है, शायद पटरी से उतर गया है। लेकिन अब भारत सरकार ने कुछ देर पहले ही विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने ये सफाई दी है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिल्कुल सस्पेंड नहीं हुआ है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रोकने की जो खबर है ये बेबुनियाद है और ये इंडिया यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले की तरह चलता रहेगा और इस पर बातचीत जारी रहेगी। और ये इसलिए खबर इंपॉर्टेंट है खासतौर समाज दर्शकों के लिए, क्योंकि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के इस 3 सेक्टर पे काफी ज्यादा असर पड़ने वाला है अगर इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। पहला, जो भी यूके की जो लग्जरी विस्की है, स्कॉच है, उसको यूके चाहता है भारत में एक्सपोर्ट करना, यानी भारत में स्कॉच विस्की के दाम काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। दूसरी बात, जो प्रीमियम लग्जरी कारें हैं यूके की, वो भी भारत में आना काफी ज्यादा आसान होता है, उस पर टैक्स कम लगते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी कम लगती। लीगल सर्विस यूके की भारत में आने का रास्ता साफ हो जाता है। भारत की तरफ से सर्विस होता है, साथ ही साथ यहाँ से लोग वहां जाकर नौकरी कर पाते हैं आसानी से। इस वजह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफी महत्वपूर्ण है और इसके ठहरने की जो बात थी ये बेबुनियाद ये सरकार ने साफ कर दिया है। ओके,
तो चलिए, ये तो रही तमाम डिटेल्स। फिलहाल यूके के साथ एफटीए पर कोई बातचीत नहीं रुकी है, ये लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि कुछ खबरें थी कुछ अखबारों की तरफ से, सोर्सेस के थ्रू, कि ब्रिटेन के साथ जो बातचीत है वो थोड़ी अटकती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन शुक्रिया लक्ष्मण, ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए कि किन मुद्दों पर बातचीत हो रही है या फिर क्या प्रेजेंट स्टेटस है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। और पहले मार्केट पर एक नजर डालें तो अभी भी स्ट्रेंथ को होल्ड करते हुए निफ्टी 17,700 के आसपास से फिलहाल कारोबार कर रहा है और कोशिश कर रहा है उन लेवल्स तक जाने की। बाकी मिड कैप्स में एक्शन बना हुआ है, मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी आज तेजी का सेशन देखने को मिला है। तो ये है फिलहाल बाजार का हाल। लेकिन आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि 5G के बाद अब देश में स्पेस ब्रॉडबैंड क्रांति आने वाली है। नई स्पेस पॉलिसी से सरकार ने देश में सैटेलाइट के जरिए ब्रॉडबैंड सेवा देने का रास्ता आसान बना दिया है। इससे अब विदेशी सैटेलाइट्स को देश में आसानी से ऑपरेट कर पाएंगे। इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा है। असीम, बताइए क्या डिटेल्स हैं? देखिए, गुरुवार को कैबिनेट ने नई स्पेस पॉलिसी को हरी झंडी दी है। इस नई पॉलिसी के तहत भारतीय स्काई को पूरी तरह से ओपन कर दिया गया। पहले इस पर इसरो और उसके कमर्शियल आर्म अंतरिक्ष स्काई का अधिकार था, लेकिन अब एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है इन स्पेस, उसको ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। इन स्पेस जितनी भी कंपनियां उनके साथ टाई अप कर सकती है, मार्केट ओपन मार्केट एक्सेस सैटेलाइट सर्विसेज देने वाली कंपनियों को दे सकती है। खासतौर की बहुत सारी कंपनियां हैं जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं देने की तैयारी कर रही है। इसमें सबसे पहले नाम स्टारलिंक का है, दूसरा नाम वनवेब का है, तीसरा रिलायंस जो है और चौथी कंपनी नेल्को है। ये चारों कंपनियां भारत की स्पेस में सर्विसेज देने की तैयारियां कर रही हैं। 2 कंपनियों को ऑलरेडी पहले ही लाइसेंस मिल चुका है, 2 कंपनियां कतार के अंदर है। एक बार इन सब कंपनियों को लाइसेंस मिल जाता है और साथ साथ मार्केट एक्सेस जिस तरह से नई पॉलिसी के साथ इनको मिल जाएगा, तो जल्दी भारत में ब्रॉडबैंड सैटेलाइट स्पेस के ऊपर सर्विसेज शुरू कर सकता है। खासतौर पर जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पर किसी भी तरह से केबल पहुंचाना आसान नहीं है, वहां पर ये सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज सैटेलाइट के जरिए आसानी से दी जा सकती है। और सैटेलाइट स्पेस पॉलिसी के जरिए इसका पूरा स्पेस खुल गया, रास्ता एक नया खुल गया है। ओके, चलिए, शुक्रिया आपका असीम ये डिटेल्स बताने के लिए। तो जो नई पॉलिसी जारी की है उसके तहत कौन कौन सी कंपनियां हैं जो आवेदन दे सकती हैं, जिन्होंने आवेदन किया हुआ है? वनवेब, रिलायंस जो के पास ऑलरेडी लाइसेंस है इन सर्विसेज का, और नेल्को, स्टारलिंक ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया हुआ है। शुक्रिया ये डिटेल्स बताने के लिए। अब लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। नया हफ्ता और नए 3 खिलाड़ियों के बीच मुकाबला है। कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत, मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री और शेर खान के जतिन गेडिया के बीच मुकाबला चल रहा है। जतिन पहली बार इस खेल में शामिल हो रहे हैं, तो पहले फटाफट से ले आते हैं आपके लिए इसका अब तक का अपडेट, जो भी पोर्टफोलियो में स्टॉक स्पेसिफिक है। मैक्स हेल्थ ये एक बाय कॉल थे प्रशांत सावंत के पोर्टफोलियो से, और वहां उन्होंने बुक किया है प्रॉफिट 448.9 के लेवल्स पर, 485 के ऑल दो इनके टारगेट से 444 पर फिलहाल कारोबार करते हुए। अब दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है। और रिटर्न की स्थिति देखेंगे अगर मुनाफे के मीटर में, तो तीनों ही खिलाड़ी के बीच में लीड कर रहे हैं जतिन 2% के रिटर्न्स, अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो 1.5% का रिटर्न दे रहा है, और प्रशांत सावंत का पोर्टफोलियो 0.1% के रिटर्न्स लैंड कर रहा है। लेकिन तीनों ही खिलाड़ी की ओर से पहले दिन पॉजिटिव रिटर्न्स फिलहाल आते हुए। चलिए, रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए नयो कंपनी में आज बात करेंगे पूर्वांकरा के CEO अभिषेक कपूर से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।